हेलो विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान गंगा विद्यालय ऑनलाइन शिक्षण में मैं एकता कोड़ादरा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम सामाजिक विज्ञान में दूसरा पाठ आगे पढ़ेंगे। हमने दूसरे पाठ में कहाँ तक देखा था कि आदि मानव का भटकता हुआ जीवन, फिर उसके निवास स्थान कौन कौन से थे वे देखा था। फिर वो पाषाणकालीन हथियार यानी कि पत्थरों से बने हुए हथियार का उपयोग करते थे वे भी देखा था। और हमने आँख की खोज और पहिए की खोज का भी देखा था। तो अब हम आगे देखते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं कि बदलता पर्यावरण, क्या क्या पर्यावरण में बदलाव आए थे। आज से लगभग 12,000 वर्ष पहले विश्व भर में वातावरण में व्यापक बदलाव आया। विश्व के अनेक भागों में तापमान वृद्धि से घास और वनस्पति के क्षेत्र बने। यानी कि 12 वर्ष पहले विश्व भर में वातावरण में एक व्यापक बदलाव आया था और विश्व के अनेक भागों में तापमान की वृद्धि होने से घास और वनस्पति के क्षेत्र भी बने। इनके परिणाम स्वरूप घास खाने वाले हिरण, भेड़, बकरी जैसे शाकाहारी प्राणियों की संख्या बढ़ने लगी। यानी कि ये वनस्पति और घास का जो क्षेत्र बना, इस वजह से घास खाने वाले हिरण, भेड़, बकरी जैसे शाकाहारी प्राणियों की संख्या भी बढ़ने लगी। उसका लाभ आदि मानव को अवश्य मिला होगा। यानी कि उसके वजह से आदि मानव का उसका लाभ भी ज़्यादा ही मिला होगा। उन्होंने इन प्राणियों के जीवन का अध्ययन किया होगा और इसी प्रकार उनका मानसिक विकास हुआ होगा। यानी कि ये जो शाकाहारी प्राणियों मिले, इसी वजह से उनको लाभ भी हुआ आदि मानव को, और इन प्राणियों का जीवन का अध्ययन भी किया होगा। यानी कि इन प्राणियों के विषय के बारे में उन्होंने कई बार इसका अध्ययन किया, यानी कि उसका ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। इसी प्रकार उसका मानसिक विकास हुआ होगा। यानी कि वो जो अध्ययन करने लगे इस तरह से, इसीलिए उनका मानसिक विकास भी हुआ होगा। वातावरण में बदलाव के कारण घास, वृक्ष, वनस्पति के साथ ही साथ गेहूँ, जौ और अन्य अनाज के संपर्क में लोग आए होंगे। यानी कि ये वनस्पति, घास, वृक्ष के साथ उन्होंने गेहूँ, जौ या फिर अन्य अनाज के संपर्क में भी आए होंगे। यानी कि उसका ज्ञान भी उससे हुआ होगा। पत्थर के उपयोग से स्त्री, पुरुष और बालकों ने अनाज के दाने एकत्रित किए होंगे। यानी कि हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि उस पत्थरों के उपयोग करके उन्होंने, यानी कि स्त्री, पुरुष और बालकों थे, उन्होंने अनाज के दाने एकत्रित किए होंगे। कौतूहल वृद्धि के कारण इन कार्यों से धीरे धीरे भारत में खेती प्रारंभ हुई होगी। यानी कि इस तरह की प्रवृत्तियों के कारण धीरे धीरे भारत में खेती का प्रारंभ भी हुआ होगा। लोग अनाज उगाने के लिए पत्थर का उपयोग करते होंगे। नदी के किनारे के आसपास गारा, मिट्टी, घास के मकान में रहना प्रारंभ किया होगा। यानी कि नदी के किनारे के आसपास उन्हें गारा, मिट्टी और घास से बने हुए मकान में रहने का प्रारंभ किया होगा। और विचरने वाले जीवन का अंत आया होगा। यानी कि फिर उसके जो जीवन है उसके अलग ही जीवन का बदलाव होगा। स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे होंगे। यानी कि जो यहाँ भटकते थे, वहाँ भटकते थे, ऐसा करना बंद कर दिया होगा और एक जगह पर टिक कर वहीं पे अपना जीवन जीने का व्यतीत करने के ऐसा बदलाव हुआ होगा। उनके स्थायी जीवन का प्रथम मित्र कुत्ता था। यानी कि उनके स्थायी जीवन का प्रथम मित्र कुत्ता बना होगा जो वफादार होता है। उनके अलावा वे लोग भेड़, बकरी और गाय, भैंस, सूअर जैसे पशुओं से अवगत हुए होंगे। यानी कि बाद में कुत्ता मित्र बना, फिर उनके अलावा उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, भैंस, सूअर जैसे पशुओं के साथ भी अवगत हुए होंगे। बाद में धीरे धीरे उनके साथ समायोजन किए होंगे। उससे पालतू पशुओं के वे जंगली हिंसक प्राणियों से रक्षा करते थे। जंगल में रहते हैं इसलिए जंगली हिंसक प्राणियों के भी भय रहता होगा, इसलिए उसके पशुओं का, पालतू पशुओं का रक्षा भी वो ही करते होंगे। खेती के साथ पशुपालन से भी लोग जुड़ गए। यानी कि खेती के साथ लोग पशुपालन
के साथ भी जुड़ गए। पशुओं का उपयोग दूध के लिए कब से प्रारंभ हुआ उसके बारे में खोज चल रही है, यानी कि कब से आदि मानव ने पशुओं से दूध के लिए कब प्रारंभ किया होगा, और उसकी खोज अभी भी जारी हुई है। तो चलो अब हम आगे देखते हैं उसका स्थायी जीवन, यानी कि आदि मानव का स्थायी जीवन कैसा था, यानी कि उसका भोजन, निवास, वस्त्र यानी कि पहनावा क्या क्या थे वो देखते हैं। खेती की शुरुआत और पशुपालन का क्रियाकलाप आदि मानव को धूमतू जीवन से स्थायी जीवन की ओर लाया, यानी कि पशुपालन और खेती की वजह से वो जो यहाँ से वहाँ भटकता हुआ जीवन जी रहे थे वो बंद कर दिया, और स्थायी जीवन यानी कि कहीं एक जगह पर रहकर वहीं अपना जीवन जीने का वैसा जीवन की ओर लाया। हमें ज्ञात है कि खेती के लिए जगह छोड़कर नहीं जा सकते, यानी कि हमें देखा होगा कि हमारे दादा दादी भी अपनी खेती को छोड़कर, यानी कि गांव को छोड़कर यहाँ शहर में आना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहाँ उसका व्यवसाय यानी कि उसकी खेती वहाँ है। इसी तरह से हमें ज्ञात है कि खेती के लिए जगह छोड़ी नहीं जाती, इसीलिए आदि मानव एक जगह पर स्थायी जीवन जीने लगा होगा। क्योंकि फसल को पकने के में समय लगता है, यानी कि जो हम फसल उगाते हैं उसे पकने में समय लगता है, इसलिए हमें स्थायी जीवन जीना पड़ता है। उससे पानी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि उससे पानी की आवश्यकता भी पड़ती है। अनाज पक जाने के पर फसल काटकर अनाज निकाला जाता है। इसी प्रक्रिया के कारण भारत में स्थायी जीवन शुरू हुआ। अनाज का संग्रह करने के लिए उन्होंने मिट्टी के मटके, घड़े इत्यादि बनाना शुरू किया। अब घुमतू जीवन का अंत होने पर उनके भोजन, पहनाव और निवास में व्यापक परिवर्तन भी आया। देखा, जैसे वो यहाँ से वहाँ भटकने का जीवन जी रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा वो एक जगह पर स्थायी रहने लगे। उसका पहला कारण खेती था, और वह जहाँ खेती करते थे वहाँ फसल काटकर अनाज निकाला जाता था। ये प्रक्रिया के कारण भारत में स्थायी जीवन का शुरुआत हुआ, और वहाँ उन्होंने अनाज का संग्रह करने के लिए मिट्टी के मटके इत्यादि घड़े सब बनाया था, और अपने घूमते हुए जीवन का अंत आया था। वे लोग गेहूं और जौ, पशुओं के मांस के उपरांत मछली और अपने निवास के आसपास वाले फल खाते थे। कि वो खाना में क्या कहते, वे गेहूं, जौ, पशुओं के मांस उपरांत मछली और अपने जो वहाँ रहते थे उसके आसपास जो फल मिलते थे वही खाते थे। गारा मिट्टी और घास फूस के मकान में रहते थे। घास फूस के मकान, इनके वो लोग गारा और मिट्टी और ऊपर घास फूस लगा के वही मकान में रहते थे। खेती भी करते थे। खेती के औजारों पत्थरों से बनाते थे। हमें पता है पासा वो समय हथियार के लिए पत्थरों का ही उपयोग किया जाता है, इसलिए वह अपने वो जो खेती के औजार होते हैं उसमें भी पत्थरों से ही बनाते थे, जिससे खुरपी, छीनी, हसिया के समावेश होता है। नीचे दिए गए कोष्टक में भारत की ऐसी जगह बताई गई है जहाँ पर अनाज, निवास और औजार और प्राणियों के अवशेष मिले थे। तो देखते हैं कोष्टक में अनाज, निवास, औजार और प्राणी, और वे सब कौन से स्थल पर मिले थे वह देखते हैं। गेहूँ, जौ, भेड़ बकरी, पत्थरों के औजार हमें मेहरगढ़ यानी कि वर्तमान में जो पाकिस्तान है वहाँ से मिला है। चावल, प्राणियों की हड्डी हमें कोडील हवा यानी कि उत्तर प्रदेश में से मिला है। चावल, भेड़ बकरी, पत्थर के औजार हमें महागढ़ यानी कि उत्तर प्रदेश में से मिले हैं। मानव निवास गेड़ा यानी कि जो लागण है वो गुजरात में वहाँ से मिला है। गेहूँ, मसूर, कुत्ता, गट्ठे वाले मकान वो सब बुर्ज होम और बुर्ज फास यानी कि जम्मू कश्मीर से मिला है। भैंस, बैल और औजार हमें चिराद में से यानी कि बिहार में से भी प्राप्त हुए थे। तो चलो अब आगे देखते हैं। पुरातत्वविदों द्वारा खोजे गए स्थलों में बुर्ज होम, गुफा, क्राल, हुर्गी,
मोहरगढ़, लालगंज और भीमबाटिका हमें मनुष्य के निवास और पशुओं की जानकारी देते हैं। मोहरगढ़ यानी कि वर्तमान में जो पाकिस्तान है, और इनाम गांव जैसे स्थलों से तो हमें उनके घरों और खेती की जानकारी मिलती है। वे लोग जौ और बाजरी जैसे अनाज उगाते थे। बाजू में जो चित्र है वो मेहरगढ़ यानी कि जो वर्तमान में पाकिस्तान में है वह है। मेहरगढ़ और इनाम गांव जैसे स्थानों से पत्थर के धारदार औजार मिले हैं। उसका प्रयोग कृषि कार्य में करते थे। हमें यहाँ ये जो स्थल है जो वहाँ से हमें धारदार औजारों और पत्थर में से बने हुए थे वो मिले थे, और जिनका उपयोग वे कृषि कार्य में करते थे। प्राचीन समय में मेहरगढ़ भारत का सबसे प्राचीन गांव माना जाता है। आप मानचित्र में मेहरगढ़ देखें। यहाँ जो और गेहूं की खेती शुरू की गई थी। वे लोग भेड़ बकरी भी पालते थे, अनाज का संग्रह भी करते थे। हमें जो चित्र दिखाई देता है वहाँ पर मेहरगढ़ में लोग जौ और गेहूं की खेती करते थे, भेड़ बकरी को पालन करते थे और अनाज का संग्रह भी करते थे। यहाँ से प्राणियों की हड्डी भी प्राप्त मिली थी, यानी कि ये जो जगह है वहाँ से हमें प्राणियों की हड्डी भी मिली हुई थी। वे आयताकार के मकान में रहते थे। इन घरों में अनाज का संग्रह के कोठार यानी कि हेरी भी मिले थे। यहाँ हमें घर भी प्राप्त हुए थे और अनाज संग्रह के लिए कोठार भी प्राप्त हुए, यानी कि हमें मिले थे अवशेष के रूप में। मेहरगढ़ में प्राप्त साक्ष्य अनुसार वे लोग मृत्यु होने वाले को मान सम्मान से दफनाते थे। मेहरगढ़ यानी कि जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो हम जानते हैं कि वहाँ लोगों की मृत्यु होने पर वे दफनाते हैं। तो वहाँ के लोग भी उस समय भी मान सम्मान से मृत्यु होने वाले लोग को दफनाते थे। यहाँ पर कई साक्ष्य मिले हैं। एक जगह पर मनुष्य के साथ बकरी भी दफनाई मिली थी। यह विषय उनके मृत्यु के बाद के जीवन की कल्पना की मान्यता दिखाता है, यानी कि उनके मृत्यु के बाद के जो जीवन की कल्पना करते हैं उससे हमें वो बकरी साथ मिली थी, इसलिए हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में इनाम गांव नामक स्थान मिला था, जहाँ बालकों के मृतदेह के अवशेष मिले थे। वे गोल आकार वाले घर में रहते थे, पशुपालन करते थे और खेती की फसलों में बाजरी और जौ उगाते थे। इसी तरह से हमें महाराष्ट्र का भी एक गांव मिला था, इनाम गांव, जहाँ पर बालकों के मृतदेह मिलते थे और वे अपने गोल आकार जैसे घरों में रहते थे, पशुपालन भी करते थे और अनाज भी उगाते थे। तो इसी के साथ हमारे दूसरा पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू।